दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपनहाइमर, जो दुनिया के महान फिजिसिस्ट ओपनहाइमर की बायोपिक है। फिल्म के शुरुआती सीन में ही हम रॉबर्ट ओपनहाइमर को देखते हैं, जिनके खिलाफ एक कोर्ट केस चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लुइस स्ट्रॉस को देखते हैं, जो अमेरिका के सेक्रेटरी बन सकते हैं या नहीं, उसके लिए ट्रायल का सामना कर रहे हैं। वो बाकी सभी ऑफिसर्स को बताते हैं कि कैसे उनकी मुलाकात रॉबर्ट ओपनहाइमर से हुई। वहीं हमें ओपनहाइमर के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने अपनी शुरुआती फिजिक्स जर्मनी से पढ़ी थी, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी रुचि वाकई फिजिक्स में है। दोस्तों, ये वह समय था जब जर्मनी क्वांटम फिजिक्स पर इनोवेटिव थ्योरीज बना रहा था। सालों तक स्टडी करने के बाद ओपनहाइमर को लगता है कि वह क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसलिए वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें नीदरलैंड के कॉलेज में बतौर लेक्चरर जॉब मिल जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात इसाक से होती है, जो रॉबर्ट को जर्मनी के सबसे बड़े वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग से मिलवाते हैं। साल 1927 में रॉबर्ट ओपनहाइमर को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाने लगते हैं। लेकिन उस समय में अमेरिकन स्टूडेंट्स को क्वांटम मैकेनिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट की मुलाकात अमेरिका के टॉप फिजिसिस्ट अर्नेस्ट वॉरेन से होती है। शुरुआत में रॉबर्ट के लेक्चर में सिर्फ एक स्टूडेंट आता है, लेकिन समय के साथ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि रॉबर्ट के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग और सबसे बेस्ट था। जिसके बाद अर्नेस्ट रॉबर्ट को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। डिनर में रॉबर्ट का भाई फ्रैंक भी आता है। यहाँ पर रॉबर्ट एक और लड़की से मिलता है, जिसका नाम होता है जीन। जीन एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली होती है। ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पर नहीं रुकते और कुछ वक्त बाद वो एक और लड़की से मिलते हैं, जिसका नाम किटी होता है। और कुछ दिनों में रॉबर्ट किटी से शादी कर लेते हैं। जब जीन को रॉबर्ट और किटी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत निराश होती है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से मिलना जारी रखते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट का लेक्चर चल रहा है। तभी वहाँ फ्लोरेंस नाम का एक व्यक्ति आता है, जो रॉबर्ट से बताता है कि जर्मन साइंटिस्ट नया बॉम्ब बनाने में कामयाब हुए हैं और माना जाता है कि ये बॉम्ब बहुत शक्तिशाली है। फ्लोरेंस रॉबर्ट को अलर्ट रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि रॉबर्ट पहले जर्मनी में काम कर चुका है, इसलिए शायद जर्मन उसकी जासूसी भी कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद अमेरिकन आर्मी के जनरल लेस्ली ब्रोस रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वे रॉबर्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहते हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसा बॉम्ब बनाने का है जो कि जर्मन साइंटिस्ट के बनाए हुए बॉम्ब से कई ज्यादा गुना शक्तिशाली हो। यानी कि यहाँ पर एटम बॉम्ब की बात हो रही है। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं था, इसलिए कहीं न कहीं हथियार बनाने की रेस में अमेरिका कहीं पीछे रह गया है। इसलिए जर्मनी अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। रॉबर्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो जनरल लेस्ली को लॉस अलामोस नाम की जगह पर 4 लैबोरेटरीज बनाने के लिए कहते हैं, जहां पर ट्रेन से पहुंचा जा सके। साथ ही वहां पर एक छोटा सा शहर बनाने के लिए भी कहते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ वहां पर रह सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कई साल लगने वाले हैं। जनरल लेस्ली रॉबर्ट की इन सारी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि बॉम्ब बनाने और परीक्षण करने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट है। अब जनरल लेस्ली और रॉबर्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका के सभी टॉप साइंटिस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुछ लोग अग्री करते हैं और कुछ लोग अग्री नहीं करते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म होने तक वहीं पर रहना था, ताकि प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा जा सके। जब साइंटिस्ट को बताया जाता है कि दूसरा विश्व युद्ध जीतने के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तब सारे साइंटिस्ट अग्री हो जाते हैं। साथ ही इसाक भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ता है कि उसका मानना यह भी है कि अगर एक बार एटम बॉम्ब बन गया तो इससे बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि एटम बॉम्ब से पूरी दुनिया को तबाह होने का खतरा है। अमेरिकन आर्मी की मदद से तुरंत लॉस अलामोस शहर बनाया जाता है और साथ ही रॉबर्ट सभी साइंटिस्ट के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट और सभी साइंटिस्ट के सामने गलत कैलकुलेशन की वजह से एक प्रॉब्लम आती है। फिजिसिस्ट एडवर्ड टेलर ने ये गलत कैलकुलेशन किया था। रॉबर्ट का मानना है कि कहीं न कहीं ये कैलकुलेशन गलत है, इसलिए रॉबर्ट अपने डाउट को क्लियर करने के लिए महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं, जहाँ पर एडवर्ड का गलत कैलकुलेशन देखने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर बॉम्ब बनाने में इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया गया तो विस्फोट इतना भयानक होगा कि इससे पृथ्वी को काफी नुकसान हो सकता है। अगले दिन रॉबर्ट किटी और अपने 2 बच्चों को लॉस अलामोस बुला लेता है। रिसर्च लैब में रॉबर्ट और बाकी फिजिसिस्ट एटम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें मेन मटेरियल है यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिसकी विस्फोटक क्षमता 1000 टन TNT के बराबर होती है। तभी एडवर्ड बॉम्ब में हाइड्रोजन इस्तेमाल करने की सलाह देता है। एडवर्ड का मानना है कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बॉम्ब और ज्यादा शक्तिशाली बनेगा और बॉम्ब की विस्फोटक क्षमता 10 लाख टन TNT के बराबर होगी।
एडवर्ड की इस सलाह के बाद भी रॉबर्ट यूरेनियम और प्लूटोनियम को ही चुनता है। अगले दिन दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट कार्लोस फ्यूज मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, जिन्हें रॉबर्ट ने ही रिक्रूट किया है। अपनी मनमाने ढंग से रिक्रूट करने के रॉबर्ट के तरीके को लेकर जनरल लेस्ली काफी नाराज होते हैं, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है और जर्मनी के जासूस लगातार इस प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। रॉबर्ट लेस्ली से सहमत होता है और लेस्ली को उसके दोस्त लॉरेंस और भाई फ्रैंक को रिक्रूट करने के लिए कहता है। अगले ही दिन लॉरेंस और फ्रैंक मैनहट्टन प्रोजेक्ट में रॉबर्ट की मदद करने के लिए आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के दौरान ही रॉबर्ट कई बार जीन से मिलने जाता है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। वे कुछ रात भी साथ में बिताते हैं। वहीं लॉस एलामोस में एक फंक्शन के दौरान रॉबर्ट के साथियों ने यह दावा किया कि वे एक नया हथियार नहीं बल्कि एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, क्योंकि एटम बॉम्ब अमेरिका के लिए एक बड़ी सफलता होगी। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को खबर मिलती है कि जीन ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया है। कुछ लोगों का मानना था कि जीन डिप्रेशन में थी और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जीन की सुसाइड के पीछे अमेरिकन आर्मी का हाथ था, क्योंकि जीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में यकीन करती थी। जीन की मौत से रॉबर्ट को काफी सदमा लगता है, जिस वजह से बाकी साइंटिस्ट भी काफी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि अपनी रिसर्च में वह किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इसी बीच एडवर्ड अपने हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट एडवर्ड की बात को नहीं मानते और इस वजह से एडवर्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट को छोड़कर जाने लगता है। तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है और कहता है कि जो काम एडवर्ड के हिस्से में था अब उसे कार्लोस फ्यूज करेंगे। साथ ही रॉबर्ट एडवर्ड को किसी कीमत पर खोना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो एडवर्ड को कहते हैं कि वह अपना मनचाहा प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है और वो हफ्ते में 1 घंटा कम से कम उसे देंगे। आखिरकार एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। सबसे पहले परमाणु बम का एक मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद बम का परीक्षण करने के लिए एक बड़े से टावर का निर्माण किया जाता है। शुरुआत में छोटे लेवल पर बम का परीक्षण करते हैं, जो पूरी तरह सफल रहने के बाद जनरल लेस्ली रॉबर्ट को जुलाई 1945 तक एटम बम तैयार करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी जनरल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि बम बनाने में सितंबर तक का टाइम लग सकता है। अब अमेरिका में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जिसमें अमेरिकन सरकार के सेक्रेटरी, आर्मी के जनरल और कई टॉप साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि जापान के किस शहर में परमाणु बम को गिराना है, क्योंकि हिटलर के आत्महत्या करने के बाद जर्मनी पूरी तरीके से हार चुका है। भले ही बम पहले जर्मनी को तबाह करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन आखिरकार वह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम को गिराने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों में जापान के आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं और अमेरिका जापान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों का मानना था कि इस बम से कई लोगों की मौत होगी और ऐसी तबाही होगी जिसकी जापान ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और जापान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कि रॉबर्ट और उसकी टीम ने परमाणु बम बना लिया है और अब टेस्ट करने की तैयारी हो रही है। सभी फिजिसिस्ट परीक्षण के लिए साथ मिलकर कैलकुलेशन करते हैं। वहीं रॉबर्ट इस परीक्षण को कितनी दूर से देखा जा सकता है इसकी कैलकुलेशन करते हैं और साथ ही एक वॉच पोस्ट बनाते हैं ताकि परमाणु बम से किसी को कोई नुकसान ना हो। वे परीक्षण को रात में करने के लिए तय करते हैं ताकि परीक्षण को क्लियर देखा जा सके, और जब परीक्षण की रात आती है तो मौसम काफी खराब हो जाता है और साइंटिस्ट परीक्षण को पोस्टपोन करने के बारे में सोचते हैं और साथ ही हर घंटे मौसम का अपडेट भी लिया जाता है और आखिरकार मौसम अच्छा होते ही परमाणु बम का परीक्षण शुरू किया जाता है। एक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक करंट में हो रहे चेंज को मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज काफी घातक साबित हो सकता है। आखिरकार परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। इससे सभी लोग खुश होते हैं। वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि इस परमाणु बम से जापान सरेंडर कर देगा और दूसरा विश्व युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। परीक्षण के अगले ही दिन वो 2 और ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनाते हैं, जिन्हें कुछ ही दिनों बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाएगा। परमाणु बम बनाने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि इस आविष्कार के कारण बाकी देशों में युद्ध शुरू हो सकता है। आखिरकार 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। इस जीत के बाद अमेरिकन साइंटिस्ट काफी खुश हैं, लेकिन फिजिसिस्ट नहीं, क्योंकि उनके आविष्कार के कारण कई निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका की जीत के बाद पूरी दुनिया में रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम जाना जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट एक इवेंट में स्पीकर के रूप में जाते हैं और अपने आविष्कार को लेकर एक शानदार स्पीच देते हैं, लेकिन रॉबर्ट खुद को भीतर से लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। अगले दिन रॉबर्ट को अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन मिलने के लिए बुलाते हैं। प्रेसिडेंट रॉबर्ट को उसके आविष्कार के लिए बधाई देते हैं, जिसके कारण कई अमेरिकन सैनिकों की जान बच गई। इस मीटिंग के दौरान रॉबर्ट प्रेसिडेंट से कहता है एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र के लिए एक कोऑपरेशन बनाना चाहिए, क्योंकि रशिया भी परमाणु
परमाणु बम बनाने की कोशिश जरूर करेगा जो उनके बम से ज्यादा शक्तिशाली होगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि लॉस अलामोस में रिसर्च जारी रखो ताकि अमेरिका के पास भी एडवांस एटॉमिक वेपन हो। लेकिन रॉबर्ट परमाणु बम के आविष्कार के बाद लोगों की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा है और वो काम करने से इनकार कर देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट ट्रूमैन नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को इस बात की परवाह नहीं है कि परमाणु बम किसने बनाया या उसे गिराने का ऑर्डर किसने दिया। साथ ही प्रेसिडेंट जापान में गिराए गए बम के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और रॉबर्ट को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसी रात रॉबर्ट की मुलाकात लुइस स्ट्रॉस से होती है। वो रॉबर्ट से बताते हैं कि तुमने जिस साइंटिस्ट कार्लोस फ्यूज को रिक्रूट किया था वो रशिया का जासूस निकला और रॉबर्ट की इस लापरवाही के कारण रॉबर्ट की जांच शुरू होती है। साथ ही रॉबर्ट पर भी रशियन जासूस होने का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में नागासाकी और हिरोशिमा में कितने लोगों की मौत हुई ये बताया जाता है। मौत का आंकड़ा सुनने के बाद रॉबर्ट के मन में गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं एडवर्ड रॉबर्ट को बताता है कि परमाणु बम के इस्तेमाल से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत है। अपने देश के लिए परमाणु बम बनाने के बावजूद भी रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कई इंक्वायरीज से गुजरना पड़ता है, खास करके लुइस, जिसका मानना है कि परीक्षण के दौरान उसे रॉबर्ट द्वारा अपमानित किया गया। असल में लुइस रॉबर्ट से नफरत करते थे, जिसका मानना था कि रॉबर्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइस के बारे में उकसाया था और आइंस्टाइन उनकी कोई बात नहीं सुनते थे, जबकि वो लुइस ही था जो रॉबर्ट को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ले गया था। इसलिए लुइस स्ट्रॉस रॉबर्ट की जांच के लिए विलियम वार्डन नाम के एक शख्स को बुलाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले जर्मन और फिर कई रशियंस के साथ काम किया है। इसलिए रॉबर्ट की इंक्वायरी के दौरान कोर्ट्स ट्रायल भी होता है। इस ट्रायल में रॉबर्ट का एक आदमी होता है रोजर रॉब, जो कुछ भी करके रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दोषी साबित करना चाहता है। इस इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि रॉबर्ट उनके द्वारा बनाए गए परमाणु बम की विनाशक क्षमता से काफी दुखी थे। साथ में उनकी ऐसी गलतियां, जिसमें कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट करना जो बाद में दुश्मन देश के जासूस बन गए, जीन का सुसाइड करना। हालांकि किटी को पता था कि रॉबर्ट उसे धोखा दे रहा था, लेकिन फिर भी ट्रायल के दौरान वो रॉबर्ट का बचाव करती है, जिससे रॉबर्ट को काफी हिम्मत मिलती है और वह केस लड़ने के लिए तैयार होता है। ट्रायल के बाद लुइस एक गवाह को पेश करता है जिसका नाम होता है टेविड। यहाँ सबको लगता है कि टेविड लुइस का साथ देगा, लेकिन कोर्ट में टेविड सच बताता है, जिसके बाद वह खुलासा करता है कि वास्तव में कई वैज्ञानिक लुइस से नफरत करते थे। इस खुलासे के बाद लुइस का कॉमर्स सेक्रेटरी बनने का सपना ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट रॉबर्ट को अपने देश के प्रति वफादार घोषित करती है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक दिया जाता है। लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। आखिर में हमें बताया जाता है कि रॉबर्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को लुइस के बारे में नहीं उकसाया था, बल्कि उस समय के ये दोनों महान साइंटिस्ट परमाणु बम से होने वाले नुकसान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि अगर परमाणु ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यही इस मूवी का लास्ट सीन होता है। दोस्तों, वैसे तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी कोशिश की है कि इस मूवी को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?